हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। ना दैट इज मिरर क्या होता है? इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेज। जो इमेज बना दे उसे मिरर कहेंगे। ठीक है ना। हेलो। हेलो। अच्छा कौन बोल रहे हैं? खुद मैं लगाता हूँ। तो मैं पूछ रहा था कौन है ऑनलाइन, आपने बोला ही नहीं। ओके ठीक। ये ज्ञानेंद्र के नाम से कौन है? अंकुर आप हैं? सर मैं अंकुर। और आभा के नाम से? मैं नमन। ओके चलिए। नमन तुम्हारे उधर कितना पानी भरा है? इनके यहाँ तो अमन के यहाँ डूब गए लोग सब, मर भी गए। एक सभ्यता नष्ट हुई। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। लो चलिए ओके। नाउ इतनी बात समझ में आ गई? तो इट कैन बी प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और सिलिंड्रिकल। तीन हो सकते हैं मिरर। तो मिरर के तीन कैटेगरी हैं। एक तो प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल है और एक है सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल मिरर दैट मीन्स अगर कोई स्फीयर के, इट इज द पार्ट ऑफ शाइनी स्फीयर, तो उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर को हम देखें कैसा होता होगा। इट इज पार्ट ऑफ शाइनी स्फीयर। जैसे ये देखो, ये कोई गोल चीज है, मान लो स्फीयर हो, और उसमें से हम इतना कट कर दें तो इसमें क्या चीज हो जाएगी? दैट इज स्फेरिकल मिरर हो जाएगा कि नहीं? तो दिस इज पार्ट ऑफ। अंदर देखोगे तो कॉन्केव मिरर है और बाहर देखोगे तो कॉन्वेक्स है। अगर अंदर से देखोगे तो तुमको अपना फिंगर क्या है, इसमें लगाने से उल्टा दिखेगा। तुम अपना चेहरा भी देख सकते हो, तुमको उल्टा दिख रहा है। तुम्हें ध्यान से देखो, और इसमें सीधा, इसमें तुम्हें उल्टा ही दिखेगा। तो कॉन्केव में उल्टा दिख रहा है, कॉन्केव है ना, इधर की सरफेस उल्टा दिख रहा है। शुक्रिया। इसे सीधा ऐसे सबको पहुंचा दो तो तुम्हें कॉन्केव तो कॉन्वेक्स तो बताइए कौन सा होता है। सिर्फ देखो चेहरा कैसा दिख रहा है। तो इसलिए स्फेरिकल मिरर क्या है? ये किसी स्फीयर के पार्ट हैं। मान लीजिए किसी स्फीयर को यहाँ से कट कर दो और इसके बाद फिर इसे, यही चीज एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा नहीं? सो इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो शाइनी स्फीयर। हॉलो शाइनी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ हॉलो
शाइनी स्फीयर। और जबकि सिलिंड्रिकल मिरर क्या होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो हॉलो शाइनी सिलेंडर, अगर मान लीजिए सिलेंडर है, कहीं कहीं तुम मॉल में देखते हो तो ऐसे सिलिंड्रिकल मिरर हो जाएगा, उसकी जो पिलर होगी वो बिल्कुल शाइनी होगी। पिलर है तो ऐसी शाइनी पिलर होता है, पिलर में भी चेहरा दिख जाएगा। लेकिन उसमें सिलिंड्रिकल मिरर में अगर कोई चीज़ देखी जाए तो कैसे दिखती है, और इससे तो तुम परिचित हो ही। ये लो, स्फेरिकल तो पीछे दिख रहा है ना, अगर तुम इसका स्फीयर बनाओ तो बहुत बड़ा स्फीयर बने। वो तो एक टुकड़ा है, बस ऐसे काट दिया गया है, पूरा तो स्फीयर बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन सिलिंड्रिकल मिरर देखिए, हाउ द इमेजेस इन सिलिंड्रिकल मिरर अपीयर्स। ये देखो, okay, let us see it. Now, images by cylindrical mirror। तो अब ये देखो, कुछ कुछ अजीब सा ही दिखता है। ये देखो, इसमें दिखाया गया है कि अब ऐसा देखो कि एक बिल्ली है, तो बिल्ली की इमेज देखो, जो बिल्ली है ये तो आप ये देखिए सिलेंडर पे बिल्ली बनी है, लेकिन ये जो नीचे दिख रही है कुछ अलग ही दिख रही है। ठीक है, ये देखो, अगर बिल्ली है तो बिल्ली की इमेज नीचे कुछ बिल्ली जैसा नहीं दिख रहा है ना, जो पेपर पे दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब है ऐसा मिरर होगा तो सिलिंड्रिकल मिरर होगा। ये शाइनी है तो ये क्या होगा, अगर तुम कोई भी चीज इसमें अपनी बुक पे भी रखो और देखो कि इसमें कैसा दिखेगा, तो वो चीज नहीं दिखेगी जो ऐसी है। यहाँ पे देखो बिल्ली वाले केस में, या बिल्ली नहीं देखना चाहो तो दूसरा फिगर है, उससे तुम देख सकते हो। ये देखो, दैट इज कुछ और देखें तो पता चले। तो सिलिंड्रिकल में बिल्कुल क्लियर वही चीज नहीं दिखती जो होती है। जैसे ये देखो कि अगर इसे देख लो तो क्या जो इसमें एक आदमी बैठा हुआ है वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे, नहीं ना। यानी इसमें अगर तुमको ये देखो एक ऐसी फोटो बनानी पड़ेगी और ये मिरर है और ये सिलिंड्रिकल मिरर, जैसे नहीं बताते पेपर लपेट दिया, ऐसा बनाओगे तो वैसा दिखेगा। या फिर पहले उसमें बनाओ तो सोचो इसमें कैसा दिखता है, उसका प्रिंट आउट निकाल लो और फिर इसका उसमें देखो, क्योंकि इसका उसमें देखा जा सकता है, उसका उसमें देखा जा सकता है। तो पहले सिलेंडर में तुम कोई चीज चिपका लो, एक टैटू चिपका लो, उसको देखो दिखता कैसे है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लो, फिर उसको उसमें देख लो। सो दैट इज इट अपीयर्स ऑकवर्ड। ये वही चीज नहीं दिख रही ना, तो दैट इट लुक्स समथिंग एल्स। जबकि उसमें एक आदमी व्हील चेयर पे बैठा, नीचे देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जो सिलिंड्रिकल मिरर है दिस इज पार्ट ऑफ ए सिलेंडर। ये किसका पार्ट है, शाइनी हॉलो सिलेंडर। अगली क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया सिलिंड्रिकल मिरर होता है। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ शाइनी हॉलो सिलेंडर। तो इस तरीके से होगा। अगर इसको ऐसे कट कर दें तो इसका जो ये वाला पार्ट निकलेगा, इसे क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल मिरर।
और ये इस स्फीयर में से इसको ये कट कर दें तो यहाँ से ये तो अलग अलग हो गए, तो ये जो हिस्सा है वो क्या कहला देगा, दैट इज स्फेरिकल मिरर। इसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब अगर मान लीजिए कि आपने अभी हमने आपको दिखाया स्फेरिकल मिरर में जब तुम इसमें एक तरफ मरकरी लगाओगे तो मरकरी लगाने पे क्या होगा कि जैसे आपने इसमें मरकरी, ठीक है, ये देखो मरकरी लगा दी तो कोई दूसरा क्या करेगा, स्क्रैच करके निकाल देगा मरकरी को, तो उसलिए उसके ऊपर पेंट किया जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर आपने पेंट नहीं किया, जैसे इसमें उसके ऊपर ग्लास लगा दिया, तब कोई स्क्रैच नहीं कर पाएगा। मरकरी तो लगी ना एक तरफ पेंट की, लेकिन अब इसमें स्क्रैच नहीं हो सकता। तो ये दोनों तरफ से बोथ वे मिरर है, एक तरफ से कॉन्वेक्स, लेकिन जो खुला मिरर रहेगा उसमें तो कोई ऐसे ऐसे करेगा, नुकसान कर देगा। तो एक तरफ से पेंटिंग की जाती है, ठीक है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर इट इज पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड तो अंदर से दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे में वो कॉनकेव हो जाएगा। अगर इसको अंदर से मरकरी लगा के अंदर से पेंट कर दो तो ऐसे दिखेगा, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। बात सही कि नहीं। तो इसलिए कि वो रोबस्ट हो, यूज किया जा सके, तो उसके लिए पेंटिंग आवश्यक होती है। ओके, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मरकरी करके फिर कोई भी पेंट जो मिलता है पेंट कर। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ hollow shiny surface, hollow shiny sphere. It can be of two types. इसके कौन से दो टाइप्स हैं? That it is concave mirror और दूसरा क्या है, convex mirror. Concave mirror क्या है? Whose reflecting surface is bulged in या curved in. और convex क्या है? Whose reflecting surface is curved out या bulged out. तो ऐसे तो यहां पर जो आपने देखा, तो ये कॉनकेव है, ये अंदर की ओर बल्ज्ड इन है, ये कर्व्ड इन है कि नहीं। लेकिन हम पूरा ना दिखा के सिर्फ ऐसे ही दिखाएंगे। ऐसे तो ये देख रहे हैं ना आप, इस ऐसी सरफेस है और अंदर कर्व्ड इन है कि नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड इन है, तो कॉनकेव है। बट सिंबॉलिक तौर पर ऐसे दिखा देते हैं, है पूरी है लेकिन दिखाएंगे ऐसे। और जिसमें इसको क्या कर देंगे, पेंटेड, तो बोलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन हुई कि नहीं हुई है। ये पूरी अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके की होगी, लेकिन हम इधर से ले जाएगी तो इधर टक्कर मार के आएगी कि नहीं। और ये सब पेंटेड है बाहर वाली, समझ में आ गई बात कि नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, whose reflecting surface is curved out, तो ये हो जाएगा convex mirror. This is convex mirror, this is concave mirror. Okay, अब जरा देखिए, जो इसमें पहला वाला है वो कॉन्वेक्स है, इतना तुम जान लो। और तुम्हें दूसरा वाला क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर कर्विंग दिखाई पड़ रही है, यहीं से यू कैन परसीव इट, गेस इट। तो पहला वाला कॉन्वेक्स है और दूसरा वाला कॉनकेव। ओके, नाउ आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, दिस इज, कभी भी जब तुम कोई भी मिरर बनाओगे तो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा इट शुड फेस टुवर्ड्स लेफ्ट।
ध्यान दो, अगर तुम चाहे कॉनकेव बनाओ चाहे कॉन्वेक्स, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कैसी होनी चाहिए? देख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड फेस टूवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा इधर से ही आएगी, लाइट हमेशा किधर से आएगी? रूल बना दिया गया, लाइट विल ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कैसी रखोगे बोलो? ऐसे इधर रखोगे। अपने बुक के अगले दो फिगर में देखो, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी रखी गई है और लाइट क्या हमेशा लेफ्ट से ही आ रही है। चेक करो जरा, देखो ये दोनों फिगर, बस नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे है कि नहीं? एज ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एज लाइट, इनकमिंग लाइट विल फॉल ऑन मिरर फ्रॉम लेफ्ट, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। नाउ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, जो भी ये स्फेरिकल मिरर है, इट इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर। क्या ये किसी स्फीयर का ही पार्ट था जिससे काट के इसे निकाला गया? एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी से कट कर लिया एक पोर्शन। तो वो चीजें जैसे अभी हमने आपको दिखा था ना स्फेरिकल मिरर, तो इट इज स्फेरिकल मिरर क्या है बताइए? ये किसी स्फीयर का पार्ट है और जो इसका सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर, its center is called center of curvature। इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब जरा देखो, ज्योमेट्रिक सेंटर, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें समझ में आ गया। अब देखिए, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर whose स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, उस रेडियस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब ये तो सेंटर हो गया, लेकिन कोई ना कोई इसका तो रेडियस भी होगा ना। तो द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, उस स्फीयर का रेडियस जिसका कि स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, उस रेडियस को क्या कहोगी? रेडियस ऑफ। फिर से ध्यान दो, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, यही है सेंटर, दिखा दिया ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक का मतलब इसके डायमीटर को मिलाओ, कहीं कहीं तो जो सेंटर मिलेगा वही तो ज्योमेट्रिक सेंटर है। इसको पोल कहते हैं। क्या कहलाएगा? पोल। तो इसका मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं द डिस्टेंस CP इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल कुछ नहीं, बस इसी में जो सेंटर ले लो, कोई भी गोला होता है तो उसका सेंटर है ज्योमेट्रिक सेंटर। वास्तव में एक सर्कल नहीं है, ये अंदर ऐसे धंसा हुआ है। कढ़ाई में कर कोई सेंटर होगा क्या? नहीं, नहीं ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके तुम ऐसे सारे डायमीटर को मिलाओगे तो क्या ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं आ जाएगा? तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पोल, पोल लाइज ऑन मिरर। रिपीट करो शिव शर्मा। हार्ड ऑफ ये भी सुन नहीं रहा, इधर उधर देख रहा है, सुनने में भी दिक्कत है, बताने में तो दिक्कत है ही है, सुनने में भी तकलीफ है। बोलो। पूरा बताते तुम, एक और बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Distance between C center of curvature and pole is known as दोनों चीज होता है। कर्वेचर दैट इज पोल। अंशुप्रिया पोल रिपीट करो। मयंक ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सही है, ज्योमेट्रिक सेंटर यही पोल है। ये जो दिखा दिया ये क्या चीज है? सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कभी कभी
तो आते हो शिव शर्मा, तो थोड़ा उस समय ध्यान दो, भी कोई नया ही चैप्टर चल रहा है बिल्कुल। ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, ऐसे लोग जो आते हैं हमारे पास, कभी प्लेयर्स है उनकी फोटो हम रख लेते हैं, क्योंकि कभी नेशनल बनेंगे तो दिखाएंगे शिव शर्मा हमारे साथ था, वहाँ खेलेंगे राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा भी नाम हो जाएगा, तो रख लेते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी जब आए हो तो पूरा तो नहीं। ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट लाइज ऑन मिरर, ये किस पर रहेगा, इट लाइज ऑन मिरर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दैट इज the radius of a sphere whose spherical mirror is a part is called radius of curvature। रिपीट करिए, बोलो दिव्या। सही है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक हिस्सा है, उसे उसकी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। हिंदी में बोल दो, हिंदी ज्यादा आसान। रेडियस ऑफ स्फीयर whose spherical mirror is a part स्फेरिकल मिरर जिसका हिस्सा है, उस स्फीयर की रेडियस को इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मैंने बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ गई, तो इसलिए लिखो, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, बोलो। हाँ, ये इसके फिक्स्ड नेम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये चीज इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे कि नहीं, समझ में आ गई बात। अच्छा, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस जो पास कर रहे हैं, या यहाँ से भी जो पास कर रहे हैं, उस एक्सिस को क्या कहेंगे, ये बहुत दूर तक जाएगी, ऐसी नहीं है, छोटी मोटी, सारे काम इसी पे होंगे। हाँ, रिपीट करो बेटा, तुमको भी खूब सुस्ती आती है, जमाई लेगा, ऐसे दिखा रहे जैसे सारे एक्शन यही मिल जाएंगे। हमारी वीडियो हिट हो जाए अगर एक फोटो इनकी भी बीच में डालते जाएं, खूब इनके एक्शंस होते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ भगवत गीता बैठा सुनने बैठा लिया। हाँ बोलो, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो अक्ष जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरता हो उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। दैट एक्सिस which passes through center of curvature and pole, that axis is known as ताशी, उसे क्या कहेंगे, रिपीट करो जरा। सही, देखो इस चीज को, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज, ये पूरी एक सिंगल एक्सिस होगी, एंड दिस इज principal, the axis passing through the axis passing through
center of curvature and pole is called principal. इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. Marginal ray and par axial ray, that is par axial ray. मान लीजिए इसी मिरर पर हमेशा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रखना, चाहे कोई भी मिरर हो, लेफ्ट की ओर रहना चाहिए, पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट है. और ये इसकी कौन सी एक्सिस है? बोलो. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उसे कौन सी रे कहेंगे? मार्जिन. उसे कहेंगे पार एक्सियल. पार का मतलब इक्वल होता है. एट पार विद कुछ ग्रामर में होता है कि नहीं? तो दैट इज ये पार एक्सियल. और जो दूर हो, मार्जिन पर हो, हाशिए पर हो, उसे क्या कहेंगे? मार्जिनल. विच इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसे पार एक्सियल रे कहेंगे. और जो दूर हो उसे मार्जिनल रे. इस चीज को लिखो. ये कौन सी रे है? मार्जिनल रे. और ये वाली कौन सी बताओ? पार एक्सियल रे. सो द रे विच is parallel and close to principal axis is called par axial ray. सही है. इसके जो पास पास चले चंद्रशेखर प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे क्या कहेंगे? पार एक्सियल. एक्सिस के पास आ गई. और मार्जिनल, जैसे मार्जिनलाइज लोग नहीं होते जो हाशिए पे चले जाते हैं सोशल साइंस. मार्जिनल का मतलब दूर. मार्जिनल रे कौन सी होगी? दैट इज द रे विच इज फारर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ध्यान दें, यहां पर अगर ये ऐसे आ रही है, ये इस मिरर का नाम बताओ चंद्रशेखर. कॉन्वेक्स. और ये वाली, ये जो रे है, ये कौन सी रे है? ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये क्या है? रेडियस पॉइंट तो नहीं होता है. बोलो. सेंटर बोलो ना. सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर का सेंटर. कर्वेचर तो जानते हो ना, कर्वेचर का सेंटर. और इसी कर्वेचर, कर्वेचर तो तुम जानते हो ना, कोई कर्व चीज हो तो कर्वेचर कहते हैं. उसी कर्वेचर का रेडियस. तो बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? PC. सही है. चलो, तो मार्जिनल रे आपको पता चल गया. अब जरा देखिए अपर्चर क्या होता है. ठीक है. अपर्चर का मतलब देख लो, ये तुम्हारा मिरर है, इसको ऐसे मेजर कर लो, ये अपर्चर हो गया. समझ आ गया? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द रिम ऑफ मिरर. ये रिम होता है, तो उस पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे क्या कहेंगे? ओपनिंग. अपर्चर का दूसरा नाम क्या है? मिरर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिरर की ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग का जो डायमीटर होता है उसे अपर्चर कहते हैं. कैमरे में अपर्चर होता है कि नहीं? अपर्चर के ऊपर एक डायफ्राम लगा दिया जाता है, कवर को डायफ्राम कहते हैं कि नहीं? तो इससे अपर्चर का क्या मतलब है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two diametrically opposite points on the rim of a spherical mirror is called aperture. Repeat करो. That is shortest distance. ठीक है, सुन रहे हो, अच्छी बात है. अरविंद बोलो. The spherical mirror which distance between two diametrically opposite sides Points. opposite points of
ऑन रिम ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात समझ आ गई कि नहीं? दैट इज, ये देखो, अगर मान लीजिए ये एक हमारे पास मिरर है तो इसका अपर्चर क्या हो जाएगा? क्या ये अपर्चर है? तो हाँ, दिस इज नोन एज अपर्चर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, बिटवीन diametrically opposite ends on rim of mirror. रिम इस एंड को कहते हैं, जो किनारे का हिस्सा होता है ना वो रिम कहलाता है। ये इसका रिम है, ये क्या कहलाएगा? रिम। सही है। और यहाँ से यहाँ तक ले लो। चलो अब देखो, अब सबसे बड़ी चीज आती है, तो बेसिक चीज हो गई। अब हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट फोकस पर है, या प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। नाउ प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। When rays falls parallel to principal axis, तो क्या होता होगा? When rays falls parallel to principal axis, on कॉनकेव भी हो सकता है, या फिर कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर, then they या तो either meet at a point, या तो मीट ही करेंगे, meet at a point, और appear to diverge from a point। अभी समझा रहे हैं। From a point, that point is called प्रिंसिपल फोकस। सी, पहले मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया और क्या उसको लेफ्ट की ओर फेस कर दिया, और फिर हमने उसमें एक एक्सिस ड्रॉ की सुझाव। ये एक्सिस का क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया। और इसमें तुम अपने मन से भी ऐसे सोच के बना सकते हो, नहीं तो 2-4 डॉट लगा लो, तब तो पता चल जाएगा कि ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। थोड़ा सा इस हिसाब से ले लेना कि तुम्हारा लगे स्फीयर, तो पता चल जाएगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो एक मिनट में, ये हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रेस, बहुत सारी रेस इस पे डालो, लेकिन सारी रेस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जरा देखो, तो मैंने एक रे ले ली और 2 रे ले ली। कुछ इसमें मार्जिनल है और कुछ ये दूर वाली मार्जिनल है, पास वाली कैसी है? पायरेक्सियल। ऐसी ले ली। ये देखो, क्या तुमको अमन ये बात मालूम है कि किसी स्फेरिकल मिरर पर हम परपेंडिकुलर कैसे डाल सकते हैं? किसी स्फेरिकल मिरर पे उसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसे डाला जाए? बस सेंटर से मिला लो, वही है। देख लो, स्पाइक्स होती है कि नहीं तुम्हारे उसमें? तो किसी साइकिल में स्पाइक होती हैं और सेंटर से मिला देते हो तो वो सब परपेंडिकुलर हैं। ये देख लो, ये सब 90 डिग्री बनाती हैं, होती है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से जो एक सरफेस जाएगी वो टेंजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? और ये नॉर्मल है। तो दैट इज, अगर आपको किसी स्फीयर में करना है तो सेंटर से मिला लो उसको, हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है ना, तो क्या लिखा है बताओ? अब यहां तक पहले पढ़ो। When ray fall parallel to principal axis, तो क्या होगा? 2 केस ले रहा हूं। ये देखो, हमारे पास क्योंकि यहाँ दोनों केस बताए गए, तो जरा देखिए, एक हमने ये भी ले लिया और इसमें भी ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। 1 रे और 2 रे, यहाँ पर भी 2 रे ले लो, ये फॉलो। अब इसको क्या करो? ये सी है, सही है।
और यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ से चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक नॉर्मल डाल देना चाहिए परपेंडिकुलर, तभी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करोगे ना। तो हम क्या करें, जिस पॉइंट पर यहाँ से इस पर एक लाइन मिला दें, ये मिला दें, नॉर्मल को डॉटेड रखना, ठीक है। ध्यान दो, जितने एंगल पर आई है नॉर्मल के दूसरी तरफ उतने ही एंगल पे तो बाउंस बैक होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड इन ऑल द केसेस वेदर द मिरर इज स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, कुछ भी हो तो होगा, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट होता ना रिफ्लेक्शन, उससे क्या लेना देना आगे की सरफेस कहाँ कहाँ कैसी है। तो बोलो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो क्या इधर की ओर जाएगी, नॉर्मल के दूसरी तरफ जाएगी ना। तो देखो जो दूसरी तरफ है मैंने इतने ही एंगल पे निकाल दिया, तुम्हें पता लग रहा है ना उतने ही एंगल पर है। तो ये एंगल जितना उतना ही एंगल ये। इसी तरीके से यहाँ पर भी डालो, सही है। तो जितने एंगल पे आई है क्या उतना ही एंगल पे जाएगी। तो ये देखो वही एंगल लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं। और तीसरा देखो कि यहां से भी इस पॉइंट पे भी एक रे आई, दूसरी रे आई, फिर तीसरी रे आई, चार रे आई। अंशु की ये बात समझे, देखो जितने पे ये पहले नॉर्मल डाला, पॉइंट टू पॉइंट तो समझा जा सकता है ना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कम एंगल बनना है तो कम रे निकली, उतना ही है कि नहीं। यहाँ देखो जो इधर सीधी आई तो क्या सीधी में सीधा ही नॉर्मल है, विच फॉल्स एट नॉर्मल रिवर्ट बैक along its path, retraces its path ना, जिस पे आएगी तो उसी पे चली जाएगी कि नहीं। तो ये उसी पे चली गई। तो बोलो ये वाली रे इधर गई और ये वाली इधर गई, तो क्या लगा सब एक ही पॉइंट से जा रही। ऊपर क्या लिखा है, जब वो कॉन्केव में मिलेगी then they meet at a point। वो क्या करती हैं, मीट एट ए पॉइंट। उस दिन हमने फिगर दिखाया था आपको, रे डायग्राम से फिर से दिखा देंगे, एक ही पॉइंट पे मिलती भी है, वास्तव में मिलती है कि नहीं। अच्छा अब इधर से देखो, इस पे भी डालो तो क्या होगा बताओ। इसको मिला दीजिए, यहाँ से मिला दिया, ये डॉटेड होना चाहिए, स्केल से आप डॉटेड कर लें। तो जितने पे आई है उतने पे ये क्या होगी, चली जाएगी। इसको हम स्केल से बना देंगे, चलिए ये चलिए। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। और फिर इस पर भी डालो, तो जितने पे आई है उतने पे चली जाएगी। तो सारी रे क्या हुई, क्या एक ही पॉइंट से जा रही। इस चीज को क्या कहेंगे, फोकस। इसको क्या कहेंगे, जैसे कि कभी कभी शूटिंग होती है तो उसमें कहा जाता है लाइट कैमरा फोकस, तो सारे हीरो हीरोइन भी वैसे हो जाएंगे, सारे लाइट उधर ही पड़ेंगे। तो जब एक ही पॉइंट पे सारी लाइट पड़े तो क्या उसे फोकस नहीं कहा जाता है। आप बोलिए सर, बताइए बताइए। सर आपका कैमरा हो गया। ओके एक मिनट। अभी ठीक है ना। यस सर। चलो तो इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें देखो तो 5 लाइट आएंगी। इस चीज को क्या कहेंगे बोलो, है। इस चीज को क्या कहा जाएगा, जहां पे मिल गई। फिर से समझो, सिर्फ तुम्हें इतना ही बोलना है कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव के लिए मैं प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बताता हूं फिर पूछूंगा। व्हेन रे फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रे फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉनकेव मिरर, किस पर बोलो, then after reflection they meet at a point। क्या ये सभी रे जो पांचों हैं एक ही जगह जा रही हैं, that point is called principal focus। इतना बोलो। When ray falls on a mirror parallel to principal axis, it reflected. After reflection they meet a point. At a point. At a point is called principal axis. प्रिंसिपल, तुमसे प्रिंसिपल फोकस Principal एक्सिस की बात है। focus। आप बोलो शिव शर्मा। अभी इन्होंने कॉन्केव भी नहीं बोला, कॉन्केव मिरर में तुम कॉन्केव बोलना।
किसके पैरेलल? say principal axis. पूरा बोलो, फिर से बोलो। When ray falls parallel to the concave mirror on पैरेलल टू कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के पैरेलल कर लोगे। principal axis on the concave mirror and meet at a point, that point is called principal focus. आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिया रिपीट करो। When rays fall parallel to principal axis on concave mirror, they meet at a point after reflection. That point is known as principal फोकस, उसे क्या कहेंगे? सही है, पूरी बात हमने कही। प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसे क्या कहोगी? फोकल लेंथ। ये टी है। देखो जो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे भी देख ले तो हमारी पूरी डेफिनेशन हो जाए। ये सबसे मेन डेफिनेशन है इसकी। तो जरा देखो, ये हमारे पास 5 आई है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पांचों जो आपके पास रे हैं परपेंडिकुलर डालो। तो सी से ही तो परपेंडिकुलर पड़ता है। तो देखो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया पहले वाले पे। यहाँ देखो, तो जहां जहां रे उस पे हमने क्या डाला? देखो परपेंडिकुलर डाला, सही है। और फिर इस पर भी परपेंडिकुलर डालो, वहीं से डालिएगा सब सेंटर से। तो ये देखिए यहाँ से भी डाल दीजिए। ओके, परपेंडिकुलर पड़ गया। अच्छा अब बताओ कि जितनी भी रेज आ रही हैं, ये जितनी भी रेज आ रही, तो ये तो सीधा उस पर आ रही 90 डिग्री पर, नॉर्मल पर, तो क्या ये ऐसे ही बाउंस बैक हो जाएगी? जो ये आ रही है, हमने आपको बताया थोड़ी सी चीटिंग चलेगी। तो प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के ठीक बीच में लाई करता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम फोकस ये मान लो और यहीं से सब उठा दो। समझ आई बात की नहीं? तो वो अभी हम प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है, चीटिंग में प्रूव कराएंगे आपको। लेकिन इतना जान लो, यहाँ यहीं भी बीच में नहीं पड़ा। तो हम क्यों इतना एंगल सोचे? हाँ, इतना डरना क्यों? सीधा वहीं से ही निकालो। समझ में आई बात? तो अगर हमें फोकस ये पता चल गया तो फोकस पे रखो, और रखने के बाद देखो अब अमन वही एंगल तुम्हें लग रहा है, लग ही रहा है क्योंकि वही हो गई, मैंने मिडिल किया। यहाँ देखो तो क्या होगा बताओ? वही एंगल होगा। ये देखो वही एंगल आ गया। अब देखो फिर इसके बाद यहाँ भी देखो तो क्या होगा? जितना एंगल है तो दूसरी तरफ भी वही हो गया। और इसमें देखो यहाँ से तो सब फोकस से हो के जाना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, फोकस से हो के जाना चाहिए, क्योंकि देखने वाले को क्या लगेगा कि लाइट सीधी चलती है क्या और कहीं पीछे से आ रही होगी। ये देखो, ये देखो, यानी अगर तुमने कभी सन से आने वाली पैरेलल रेज अपनी स्कूटी के मिरर पे पड़ी देखोगे तो सन डॉट नजर आएगा। उस सन को तुमने देख लिया तो आंख की कॉर्निया खराब हो। सन को नहीं देखना है, क्योंकि वो एक डॉट नजर आएगा। रेस पैरेलल आ रही है, लेकिन उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉइंट साइज। क्योंकि देखने वाले को लगेगा जितनी भी सनरेज आ रही है यहीं से आ रही। देखो जितनी भी आ रही वो ये सब क्या हो रही? आने के बाद देख लो जितने एंगल पर आई सुजैन का उतने पे रिफ्लेक्ट हुई। एक में भी ऐसा नहीं लग रहा होगा उतने पे नहीं, उतने पे हुई कि नहीं? और ये समझो तुम्हारी आईज है, तो बताओ तुम्हें क्या लगेगा? क्या पता चल रहा है? रेस तो यहीं से आ रही नहीं। अब अगला पॉइंट, when rays fall, ठीक है, यह ray falls on convex mirror parallel to principal axis, then after reflection they appear to come from a point. They appear to come from that point is called principal focus. इतना रिपीट करो। When ray falls parallel to principal axis of convex mirror, after reflection, they appear to come from a point behind them. And that point is called Principal focus. तुमने ये बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये बोलना है, ठीक है? बोला होगा, चलो ठीक है। अब बोलो टेम्परेचर का। चलिए, जो इन दोनों ने डेफिनेशन बोली है तुम इनको जोड़ के बोलो। दिव्या, इन्होंने कॉन्केव की बोली, इन्होंने कॉन्वेक्स बोली। जरा इन दोनों को जो बोर्ड के लिखी वो वाली बताओ।
when rays falling parallel to principal axis or concave or convex mirror after reflection, they meet at a point that appear to come from a point. That point is called principal. सही बताया, रिपीट करो. Parallel to the principal axis of concave or convex mirror, then after reflection they meet at a point or appear to diverge at a point. Appear to diverge from a point. Diverge from होता है, meet at होता है, और diverge preposition. Diverge कहाँ से? एक बिंदु से मिलती एक बिंदु को है, meet at a point, और एक बिंदु से. समझ आई बात? इतनी बात है. रिपीट करो. Falls parallel to on concave or convex mirror, then they either meet at a point or appear to diverge from a point. सही कहा. अब जरा देखो, that point is called principal focus. Principal अब यहाँ पर है, in case principal focus of concave mirror lies in front of it, while principal focus of convex mirror lies back of the mirror. सही है. देखो इसके पीछे पड़ रहा है, देखो इस चीज को. Principal focus of concave mirror lies in front of it, or principal focus of convex mirror वो कैसा होगा? lies back of mirror या behind of mirror. चलो इतनी बात हो गई. आगे की बात देखें कि ठीक है. The distance between principal focus and pole is called उत्कर्ष. सही है. फोकल लेंथ की डेफिनेशन समझो. फोकल लेंथ, फोकस का मतलब है जहां सारी लाइट मिल जाए या जहां से सारी लाइट आती हुई लगे, वही तो फोकस है. इतनी तो बात सही कि नहीं? सारी लाइट आए वो भी फोकस हो सकता है. क्या यू आर द पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ द पार्टी, तुम्ही से सारी लाइट आ रही. अब जैसे वो फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. अगर CP रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ अंशुप्रिया क्या है? अगर CP रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ क्या है? हाँ वो सही है. FP तो फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ को स्मॉल f कहते हैं. FP इज फोकल लेंथ. FP को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ है ना. FP है कि नहीं? ये है फोकल लेंथ. और इसे कैसे डिनोट करेंगे? इसे स्मॉल f से डिनोट करेंगे और R से इसको डिनोट करेंगे. इस डिस्टेंस को देख लो, यहां तक की डिस्टेंस, ये R हो गई और ये F. सही है. चलिए now define principal focus, focal length, pole, principal axis. इतना करो. And
ड्रॉ दीज टू डायग्राम बाय सीइंग, इसको देख के बना। हाँ? सर वो कंपास से बनाना है। कंपास से सही डायग्राम बनाना है बस। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर प्रिंसिपल फोकस। टेक 5 पैरेलल इंसिडेंट रेज। फॉलिंग, इस पर फॉल कर रही हूं, फॉलिंग, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल, ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड शो रिफ्लेक्शन थ्रू। अब इसमें रिफ्लेक्शन दिखाना है थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। सर देख के बनाना है। देख के बनाओ, देख के में भी बहुत पैरामीटर गलत हो जाते हैं, कई बार डॉटेड नहीं बनाते हो कुछ, फिर अगली बार से भी कुछ बिना देखे वाले बनेंगे। देख के वायर देख के बेटा, ये लो क्या ये जो मैं पूरा स्फीयर बनाता हूँ एक्चुअली वो मिटा देना चाहिए, वो चीज बात नहीं होती ना। या ऐसे ही मन में सोच लो कितना है, कोई देखता नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे, हाथ से ही उंगली से करके देख लो फिर सीधे। चलिए
prove that मान लेना, prove that focal length is half of radius of curvature, that is f is equals to r by 2. नो, पहला डायग्राम सबका हो गया। तो लाइन काफी जगह रहती है। चलो, ये हमें प्रूव करना है। हमको जो भी मिरर चाहिए, अगर मिरर से अच्छी इमेज चाहिए तो हमें कर्वेचर ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। समझ में आने की बात कि नहीं? पतला कर्वेचर, ज़्यादा मोड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे अच्छी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया है, या बुक में भी देख लो, कर्वेचर वो थोड़ा ही रखते हैं, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ओके, लेसर कर्वेचर से मिरर की जो इमेज होगी वो अच्छी बनेगी। जब हम देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी बनेगी। अब ऐसा हमने किया, और हमने क्या किया, इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बताओ? कि फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होगी? हाफ। दैट इज एफ इज इक्वल टू r बाई 2। चलो, अब देखिए, टेक अ मार्जिनल रे, टेक अ पार एक्सियल रे। कैसी रे लेनी है? पार एक्सियल रे। और दूसरी चीज क्या लेनी है? फॉलिंग ऑन मिरर, कॉनकेव मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर। तो इस पर हमने नहीं। अब जरा देखो, हाँ, जमा करो जिससे आगे का समझ सको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, फिर आगे का छूटेगा। कुछ स्लो करते हैं। तो हमने एक ऐसी ले ली, इधर देखो, इधर ध्यान दो। तो हमने यहाँ पर एक रे ले ली और फिर उसको क्या किया? इसको रिफ्लेक्ट करा दिया। जितने एंगल पर आई थी उतने पे ही हमने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये एंगल कौन सा हुआ बताओ? क्या ये आई है? और जिस पर वापस गई वो कौन सा हुआ? आर है। सही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लो P और एक ले लो M। सही, इसको ले लो F, क्योंकि फोकल लेंथ को क्या कहते हैं? अब हम इससे प्रूव करेंगे। तो बताओ, हाँ, ऐसा बना लीजिए डायग्राम। ये बताइए कि एंगल MCF कितना होगा? सुझाएं, MCF क्या होगा? ये वाला। क्योंकि ये दोनों रे पैरेलल हैं, और पैरेलल को अगर कोई रे ऐसे कट करे एंगल आई तो ये आई, तो ये भी तो आई होगा, जबकि ये M है, ये C है और ये F है। तो इट इज इक्वल्स टू आई। ऐसा क्यों होगा बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है, ठीक। ये तो जेड बन रहा कि नहीं बन रहा? तो ये भी आई हो गया। अच्छा, अब ये बताओ I इज इक्वल टू क्या है? R। क्यों R के इक्वल है?
I is equals to R, that is law of रिफ्लेक्शन। अच्छा, I R के भी इक्वल है और I इसके भी इक्वल, इससे क्या इंप्लाई होता है? बोलो, इससे दिव्या क्या इंप्लाई हो रहा है? क्योंकि ये जो एंगल है इसके भी इक्वल है, ये भी, तो ये तो इक्वल हो गए कि नहीं? सो दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू एंगल MCF। देख लीजिए, तो ये जो चीज है, अगर R MCF के इक्वल है, एक ये एंगल है और एक ये है, तो बताओ एंगल सेम होने से 9th में तुमने पढ़ा है, अगर एंगल सेम हो गए तो क्या होता है? दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो क्या ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी? तो कौन सी साइड किसके इक्वल हो जाएगी बताओ? बोलो, CF इज इक्वल टू, तो इससे ये इंप्लाई हुआ, दैट इज R के अपोजिट कौन सी साइड है, उसके अपोजिट वाली लिखना CF, और MCF के अपोजिट कौन सी है? MF। दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब ध्यान दो, जब हमारे पास इस तरीके का मिरर आता है, इसका लार्ज कर्वेचर है, ये तो हमने ऐसे बना दिया, पास में पास थोड़ी रहेगा, बल्कि इसका तुम देखोगे तो पूरे कमरे के बराबर जाएगा, नहीं जाएगा कि नहीं? ये कितना दूर जाएगा? आसान है क्या? और सेंटर तो बहुत पीछे होगा। तो जहां पर भी सेंटर हो, मेरा कहने का मतलब, अब मार्जिन हमने पार एक्सेल रे भी ली तो बहुत पास ली, सही है, और ऐसे में ये C है, तो C से हमने ऐसे मिलाया होगा, वो तो मैंने फिगर समझाने के लिए आपको पास पास बना दिया, और फिर यहाँ पे कहीं पे रे आई होगी, ऐसी भी होगी, और ऐसे में ये दोनों इक्वल हैं। बोलो, ऐसा ही कुछ है कि नहीं? लेकिन अगर ये रे बहुत इसके पास हो, तो जो ये इसकी लेंथ है वही इसकी भी मानी जा सकती है। इफ द रे इज क्वाइट क्लोजर, तो ये जो चीज है, क्या ये इसके इक्वल मानी जा सकती है? बिल्कुल समझो, गिर ही गई, ये इसके इक्वल भी तो हो सकती ना। इफ द रे इज पार एक्सियल, तो जैसे अभी है, गिर जाए, इतनी तो ऊंचे है ये वाली, तो इट इज एन अप्रोक्सीमेशन। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? इफ रे कैसी हो, वहां ऊपर लिखा है बहुत पास हो, तो ऐसे में जो MF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? FP के। इफ द रे इज पार एक्सियल, if ray is par axial, so MF is equals to FP। तो इससे फर्स्ट इक्वेशन में जरा पुट करो, MF की जगह FP, MF की जगह क्या पुट कर दो, वहां करके दिखाया कि नहीं? बहुत पास हो, तो इसलिए बोलो CF किसके इक्वल हो जाएगा? FP के। दिस इंप्लाइज CF इज इक्वल्स टू FP। ठीक है, अब जरा देखो, CF FP के इक्वल हो गया। अब यहां पर देखिए, एडिंग FP टू बोथ साइड, दोनों तरफ FP जोड़ दो, तो क्या होगा बताइए? FP टू बोथ साइड, तो CF प्लस FP इज इक्वल टू FP प्लस FP। अच्छा, ये बताओ, CF प्लस FP राशि क्या है? CF प्लस FP क्या है? CP, और CP को क्या कहती हो? 2FP। बोलो, CP को तुम क्या कहते हो? CP को किसी नाम से पुकारती हो? नहीं पुकारती। बोलो सुजय। तो R, और FP को किस नाम से पुकारती हो? तो 2F। तो बोलो F क्या हुआ? R/2 हो गया कि नहीं? इसको नोट करो। फिर से समझो, मान लीजिए कले आई C से नॉर्मल डाला, तो कोई नॉर्मल ही तो है, परपेंडिकुलर C से मिला तो नॉर्मल हो जाता है, तो जितने पे आए उतने पे लौट गई, लेकिन जहां से जाएगी उसको हमने फोकस कहा था अभी पिछले डायग्राम में। ये आई है तो ये आई क्या हुआ? अल्टरनेट है। ये आई आर के भी इक्वल हुआ क्या? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आई आर के भी इक्वल है और आई MCF के भी इक्वल है, सो इफ
टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो आर इसके इक्वल हो गया। अगर आर और एक एमसीएफ, यही तो है एमसीएफ, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या इनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी? द आर्म्स अपोजिट टू द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो क्या ये इसके इक्वल हुआ? हमने इसको इसके इक्वल मान लिया, इस वाली साइड को। पहले तो ये देखो दोनों को इक्वल मान लिया, साइड से CF इज इक्वल टू MF, तो आ गया ना, जब एंगल इक्वल तो साइड्स इक्वल। लेकिन मैंने MF को बाई अप्रोक्सीमेशन FP के इक्वल मान लिया इस डायग्राम की वजह से, क्योंकि इफ इट इज वेरी क्लोज टू इट, तो ये जो रे है ऐसी रहे, अब गिर जाए तो ज्यादा फर्क तो नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, MF को किसके इक्वल मान लिया? FP के। और फिर वही जो FP की वैल्यू है वो MF की जगह रख भी दी, फिर दोनों तरफ FP जोड़ दिया। FP जोड़ने से बोलो CF प्लस FP क्या है? क्या CP तो आ रहा है, और 2FP है तो 2FP। ठीक है, अब जरा देखो एक चीज और बताएंगे, 10 मिनट अभी और पढ़ाएंगे। ऊपर का हटा दें, दैट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मैं कॉन्वेक्स के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन जनरल उसके लिए भी प्रूफ किया जा सकता है, ऐसे है नहीं आपके से, लेकिन आपको बता दिया ना ये चीज होती है। अब देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में दैट इज, ये रूल्स दिए हैं बुक में, देखो ये सारे, ये वाला पेज निकालो, यह पेज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन निकालो। अब देखिए पहला रूल क्या है, द रे फॉलिंग पैरेलल, द रे जो इनकमिंग रे, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा बुक में लिखा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आइदर पास, या तो पास होगी थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, अब बताएंगे प्रिंसिपल फोकस, आइदर पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कॉनकेव मिरर में ऐसा होगा, और अपीयर टू कम फ्रॉम, और appear to come from principal focus, that is convex mirror। चेक करें, ये हटा देना ये डायग्राम। चलो इसके दो डायग्राम बनेंगे। देखो अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे अगर रे आएगी, बताओ ये जो रे आती है कहाँ से गुजरती है? अभी एक डायग्राम बनाया था, 5 सभी पैरेलल के फोकस से गुजरी थी कि नहीं? तो जो आएगी वो कहाँ से जाएगी? और फोकस जहाँ है क्या उसका डबल सी है, तो हमें सी भी दिखा देना चाहिए, मतलब उतनी ही लेंथ होती है ना, इक्वल। जो ये लेंथ वही ये लेंथ है कि नहीं? अब देखो, और दूसरा डायग्राम कैसे दिखाएंगे? मान लो ये है, तो ये रे आ गई, अब इस रे को मैं आगे कंप्लीट करूं, कैसे दिखाओगे? अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, अब ये देखो कॉन्वेक्स में है, तो कॉन्वेक्स में ये मैं इनको दिखा रहा है 27 हो ज्यादा करना।
अच्छा काम। चलो देखो इन्होंने क्या काम किया है, ये यहाँ तक पैरेलल ले लो। पैरेलल कहाँ तक लेना है, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि उतने पे पैरेलल ड्रॉ करना है तो सी ढूंढना पड़ेगा। सी कहाँ हो सकता है, मिरर के आगे भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, पीछे भी। तो अगर जो भी रे आ रही है क्या हमने पैरेलल डाल दिया और फिर आई इक्वल टू आर कर दो, सही है। अब इस चीज को पढ़ो, ये जो ऊपर लिखा है, द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या ये फोकस से पास होगी, आइदर पास थ्रू फोकस। फोकस से क्यों पास होगी, वो पीछे आपसे डिस्कस किया जा चुका है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालो पता चल जाएगा। आइदर पास टू फोकस, और यहाँ से देखो अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। यहाँ देखने वाले को क्या लग रहा है, ये कहाँ से आ रही, बोलो, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। और यहाँ क्या लग रहा है देखने वाले को, ये कहाँ से आ रही है, दैट इज पास थ्रू फोकस। इस सेंटेंस को रिपीट करो। The ray parallel to principal axis either passes through principal focus or appears to come from principal focus is known as आफ्टर रिफ्लेक्शन। इतना होगा तो पूरी बात सही है, ठीक है। दूसरा देखो कि दूसरा रूल क्या है, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है अभिषेक कि हमारे पास दो ऐसे हों, दो मिरर रखे हों और यहां से लाइट आए और ये फिर यहां गिरेगी ना। एक 9th में ऐसा सवाल था कि नहीं, कि लाइट ऐसे जाती है तो फिर यहां से भी टकराती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। ये नहीं होगा, कैंसिल कर दे, फिर यहां से निकल गई, समझ जाए, यहां से गई तो यहां निकली। मल्टीपल रिफ्लेक्शन है ना। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है कि लाइट को ये लेना देना नहीं है कि वो कहां से आ रही कहां जा रही। इफ पाथ इज रिवर्स, पहले तुमने यहां डाला तो यहां पर पाथ पे आ गया, कनेक्ट कर लिया तुमने, और अब तुम यहां से डालो जहां से तो वहीं से चली जाएगी। फिर से समझो, मान लो अंदर से कई बार पाथ होकर के जा रही है, तो जहां से आई है वहीं से डालना शुरू कर दो, तो जहां से वो पहले आई थी वहीं से चली जाएगी। फिर से समझो, जो जो इसके एंगल हैं वो तो नहीं बदलेंगे ना। क्या लाइट का आना जाना इस बात पे डिपेंड करता है, तुम यही देख लो, अगर यही लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देख लो कि यहां से डालोगे तो गेंद इधर जाएगी, यहां डालोगे तो वहां चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या चीजों का फर्क पड़ेगा, वही चीज तो वही मल्टीपल हो रही है ना। तो ड्यूरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन इफ पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स मींस फ्रॉम द पाथ इट इज कमिंग आउट, इट इज इंसिडेंट, वहां से डाल दी जाए, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। जैसे जैसे आई है क्या वैसे वैसे अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी जहां जाए। मेरा कहने का ज्यादा मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब अगर फोकस से डाल दो तो क्या पैरेलल हो जाएगी, उसको क्या लेना देना, वो तो एंगल को देख रही थी। बताओ सही बात है कि नहीं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, ये इस चैप्टर में ध्यान देने वाली बात है कि लाइट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वो किस पर डिपेंड नहीं करती, एंगल पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे थोड़ी कि ऐसे आ रही तो ऐसे ऐसे आई, अब हम वैसे नहीं डालेंगे, उधर से क्यों डाला, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, उसको एंगल से मतलब है। तो क्या लिखे बताइए कि द पाथ ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट, किसके इंडिपेंडेंट है बोलो, ऑफ डायरेक्शन ड्यूरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा, इफ पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, ठीक उल्टी कर दी जाए, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। मेरा कहने का मतलब है ऐसे ऐसे आकर ऐसे गई, और अगर मैं ठीक इसका उल्टा कर दूं ऐसे 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 तो फिर ये ऐसे आ जाएगी, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उस लाइट को तुम उधर से डाल लो इधर से, कुछ फर्क पड़ेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड
लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो इसमें अब हम उल्टा करें, इफ रे क्या बता फॉल्स एट पासेस थ्रू फोकस, देन यहां पास हो रही है, इट अप्रोचेस टू फोकस, फोकस पे तो जा नहीं सकेगी, कोई तोड़ के तो चली नहीं जाएगी। इफ इट अप्रोचेस, या पास हो रही हो या फिर अप्रोचेस टू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। उल्टा कर दो बस, सही कि नहीं? तो इसे लिखो, कैसे लिखेंगे? यही चीज है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझिए। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये देखो कि अगर मैंने पाथ उल्टा कर दिया, ये देखो पहले ये आ रही थी तो ऐसे गई, और ये आ रही थी तो कैसे जाएगी? क्योंकि उसको तो एंगल से लेना देना है, डायरेक्शन से कुछ मतलब है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैंने दो मिरर लगा दिए, ये देखो, और दो मिरर के बीच में लाइट डाली, तो इधर से लाइट डालें या उधर से लाइट डालें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उसका पाथ है वो बदलेगा नहीं। ये देखिए, मान लें ये दो मिरर है, इसमें एक तरफ से लाइट डालते हैं तो देखें कहाँ से आती है। इधर से डाल दिया तो इसमें कई पाथ आपको मिल रहा है, उधर से गई लाइट कि नहीं? अगर देखो तो इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। ये देखो, ये ऐसे लगाया और यहाँ से डाल रहे हैं तो आपको दिख रहा है उधर से आती हुई ये लाइट कहीं उधर से आ रही है या ऊपर जा रही है, और ऐसे कर चलो नीचे का दिखा रहे हैं, नीचे में तो पता चल रहा है ये जा रही लाइट। अब अगर मैं यहाँ से कर दूं जहाँ से आ रही है, तो जिधर से मैं डाल रहा था उधर नहीं जा रही, उसको क्या लेना देना? देखो वहीं से आ रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको एंगल से लेना देना है। इधर से डालो, ये एंगल इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, अल्टरनेट, फिर ये इसके इक्वल, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर अल्टरनेट, तो सारे एंगल है। तो यहाँ से आ रही तो वही जाएगी, एंगल तो नहीं बदल देगी। तो अगर इसका रास्ता उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, आने वाले की जगह जाने वाली कर दी जाए, स्लिट लगा दी जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उसका पाथ वही रहेगा, क्योंकि उसको एंगल से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं मतलब है ना। चलो, तो यही बात यहाँ पर भी लागू हो रही, इधर से आई तो इधर गई, तो इधर से आएगी तो इधर नहीं चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल भी वही तो एंगल भी वही बनेंगे। दूसरा केस देखो, इस वाले केस में क्या होगा? इफ लाइट, यहां से देखो इस वाले पे, ये एफ है, तो एफ की ओर अगर अप्रोच कर रही, ये देखो ये अप्रोच है, यहां आए, इफ लाइट अप्रोचेस टू प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो बताओ तो क्या होगा? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो, जब पैरेलल थी तो वहां चली गई अवे फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, और मान लो अप्रोच करे प्रिंसिपल फोकस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? इट बिकम्स पैरेलल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे से, जैसा मैं ड्रॉ किया था, यहाँ सी है कि नहीं, रीजन तो वही है, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इधर से इधर चली गई, इधर से इधर चली गई, दोनों में फर्क नहीं है ना। तो अब ये सेकंड लॉ लिखिए, इफ a ray passing through principal focus or directed towards principal, बिल्कुल वही लिखा रहा हूँ जो बुक में है, a ray passing through principal focus, ये किसमें है? कॉन्केव मिरर में, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये डायरेक्टेड रैंक शो किया, देखो ये डायरेक्टेड है कि नहीं, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। कल मैथ की क्लास होगी, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेंटेंस पूरा करो दिव्या।
आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? After reflection, it moves parallel to यस, इट मूव्स लिखा है बुक में क्या? कम है, ठीक है, इमर्ज कोई बात नहीं। आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू किसके हो जाएगी? बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, दो रूल और बता देंगे। ये तो समझ में आ गया। थर्ड रूल देखो, मान लीजिए अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे सर वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद रखना। हाँ, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इफ path of light is reversed during multiple reflection or refraction then it retraces its path। अगर उल्टा कर दिया जाए तो भी वो अपना रास्ता भूलती नहीं है, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से आ जाएगी। वो कहीं पे गिरी और परपेंडिकुलर को तो जाओ यहाँ से, तो उसी रास्ते से आ जाएगी। ये देखो दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए ये C है और तुम एक लाइट को C से ही ले आओ, तो ऐसी स्थिति में सुजैन की जिससे आ रही क्या वही परपेंडिकुलर है? सी से रे आ रही है और सी से ही तो परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो क्या ये माना जाए कि वो अपने नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है? अगर तुम कुछ ना करते सी परपेंडिकुलर माना जाता है, कहते हम तो सी पे ही लाइट भेजेंगे, तो इसका मतलब है नॉर्मल पे भेज रहे। सी से तो हर जगह नॉर्मल पड़ता नहीं स्फीयर पे, और तुम सी पे ही लाइट भेज दो तो क्या होगा बताओ? नॉर्मल पे कोई लाइट गिरेगी तो क्या उसी पे वापस हो जाएगी? कोई भी चीज तुम यहीं पे नॉर्मल डालो, इसी पे बॉल फेंको तो यहीं नहीं लौट आएगी। इफ रे passes through center of curvature then it retraces its path, bounces back in its own path। नहीं, उसी पे गई तो उसी पे नहीं आ जाएगी। यहां देखो, अगर मान लीजिए ऐसा हो, अप्रोचेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अप्रोच कर रही है या तो पास करेगी, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो मिरर के बिहाइंड है, वहां कोई चीज पहुंच नहीं सकती, वो अप्रोच कर सकती है। इफ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और अप्रोचिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दोनों ही केस में वो क्या करेगी, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे का सेंटेंस उत्कर्ष क्या है? देन बुक में भी ये लिखा है क्या? रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ है या रिट्रेसेस इस पाथ, जो पाथ पे आई थी चलेगी ना, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये वापस दिखाना है। एक लास्ट इसका और है कि मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर ये कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है, तो क्या होगा? ये देखो, तो क्या इट मूव्स इनटू अदर डायरेक्शन मेकिंग द सेम एंगल। अगर मान लो ये कुछ एंगल बना के आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखो बुक में फिगर बना हुआ है, तो वो दूसरी तरफ चली जाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए। नहीं, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ही है, नहीं। सो अब जरा देखो, इसमें भी देखो, अगर यहाँ पर भी आ जाए तो इधर पर आई कुछ एंगल बनाते हुए, तो क्या इट मूव्स, ठीक है, ऑन अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग द सेम एंगल। तो चौथा रूल क्या हो गया बताइए? क्या बुक में लिखा है? रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे इंसिडेंट अगली क्लास में आपसे पेपर पे लिखवाएंगे। रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, अगली क्लास तो अगले हफ्ते आएगी, संडे को आएगी। ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या होगा बताओ?
टूवर्ड्स पोल, ठीक है, पोल, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड ऑन अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग द सेम एंगल। अब लिखनी प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड ऑन अदर साइड ऑफ, सिंपल अपनी लैंग्वेज लिखो, मेकिंग द सेम एंगल, नहीं, रिफ्लेक्टेड, ऑब्लिकली का मतलब है तिरछी, ऑन अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग सेम एंगल, नहीं रखो, रूलर और इसका रख देना स्केल यहाँ पे। ओके अंकुर, नाउ यू कैन लीव, थैंक यू। नमन, थैंक यू। Okay, sir. ओके।